अस्सलाम वालेकुम। आज 26 जनवरी है और आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान को एक्स्ट्रा जो एक साल एक्सटेंशन सो कॉल्ड एक्सटेंशन के बाद मिला है वो मुकम्मल हो गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक साल पहले 26 जनवरी को रिटायर हो जाना था अपनी 5 साल की मुद्दत पूरी करने के बाद। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली इस बात की कोई प्रोविज़न नहीं थी कि उसकी मुद्दत के अंदर इस 5 साल के अलावा कोई उनको वक्त दिया जा सकता है। होता ये था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हों या मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन हों, वो अपने 5 साल जब मुकम्मल करते थे तो वो अपने घर चले जाते थे, इस बात से कतई नज़र कि उनके सक्सेसर की को अपॉइंटमेंट हुई है या नहीं हुई है। फिर वो बाद में पोजीशन फिल होती रहती थी। बाज़ का बहुत नाजुक मकामात भी आ जाते थे कि पोजीशन लंबे अरसे के लिए फिल नहीं होती थी और फैसले नहीं हो सकते थे। लेकिन बहरहाल कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट के मुताबिक और उसके लॉ के उसके अंदर जो लिखा हुआ उसके मुताबिक जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है या मेंबर है वो 5 साल के बाद रवाना हो जाते थे। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये प्रोविज़न लिखी हुई थी। लेकिन 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो अक्टूबर 2024 में पास की गई, उसके अंदर ये बात ऐड कर दी गई कि अगर किसी ओहदेदार यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर या मेंबर ऑफ द इलेक्शन कमीशन की मुद्दत पूरी हो जाए लेकिन उनका सक्सेसर आके अपनी पोजीशन संभालने के लिए अवेलेबल ना हो, तो फिर वो जो इनकम्बेंट है यानी जो मौजूदा ओहदेदार है वो काम करते रहेंगे तब तक के उनके पास उनका सक्सेसर ना आ जाए। इसमें कोई मुद्दत का तयन नहीं था, ये इनडेफिनेट पीरियड के लिए। इसके लिए लफ्ज़ एक्सटेंशन तो इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन प्रैक्टिकली ये एक्सटेंशन ही होती है। 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो पहला ड्राफ्ट सर्कुलेट हुआ था उसके मुताबिक तो हुकूमत के पास ये इख्तियार आ जाना था कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को या मेंबर ऑफ द इलेक्शन कमीशन को रीअपॉइंट भी कर सकते थे फॉर ए फुल 5 ईयर टर्म। लेकिन फिर शायद वो उस वक्त इनके पास नंबर पूरे नहीं थे असम्बलियों में, तो उसके लिए मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी का इस पर एतराज़ था। तो फैसला हुआ कि फिर ये जो कंप्रोमाइज़ किया गया कि उनको इंडेफिनेट पीरियड के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा लेकिन उनको रीअपॉइंट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आप देखें तो प्रैक्टिकली ये वही बात हो जाती है। ये भी हो सकता है कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर या जो 2 मेंबर रिटायर होने वाले हैं वो अपने अहदे पे अपना काम करते रहें पूरे 5 साल, तो उसके ऊपर भी कानून और आइन के अंदर कोई मानियत नहीं है। तो ये प्रैक्टिकली एक्सटेंशन ही है जब तक कि हुकूमत ये ना चाहे कि उनकी जगह पे कोई दूसरा शख्स अपॉइंट किया जाए। और ये क्यों एक्सटेंशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर की प्रोविज़न नहीं है, वो बहुत अहम वजह है। वजह यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ऐसी पोजीशन है, और यही बात मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी है, कि उन्होंने हुकूमत और अपोजिशन दोनों के दरमियान एक न्यूट्रल अंपायर का काम करना होता है। वो किसी ऐसी चीज़ के अंदर उनको इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता जिससे लगे कि हुकूमत उनको किसी तरह से फेवर कर रही है, क्योंकि अगर हुकूमत उनको उनके पास ये इख्तियार हो कि वो अगले मज़ीद मुद्दत के लिए उनको एक्सटेंशन दे सकते हैं या रीअपॉइंट कर सकते हैं, तो ये एक लिहाज से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन को एक लिहाज से ये फेवर हो जाएगी। और यूँ हर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबर ये कोशिश कर सकता है कि वो उनके हक़ में फ़ैसला करे, उनको खुश करने की कोशिश करे ताकि उनको रीअपॉइंट किया जा सके और उनको या उनकी एक्सटेंशन हो सके। ये चूँकि दोनों इम्कानात आइन के अंदर नहीं थे, लिहाजा इस बात का कोई इम्कान नहीं था कि उनको हुकूमत किसी लिहाज से किसी चीज़ का लालच दे सके और वो उसके ल्योर में आके, उसकी लालच में आके या उसके अट्रैक्शन में आके हुकूमत के लिए कोई ऐसी चीज़ करे जो उनके फ़ायदे के लिए हो। तो ये फ़लसफ़ा था जिसकी बुनियाद पे ना तो रीअपॉइंटमेंट का कोई पॉसिबिलिटी थी और ना ही एक्सटेंशन की कोई पॉसिबिलिटी थी। लेकिन 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने ये रास्ता खोल दिया है। वो प्रैक्टिकली एक एक्सटेंशन है, और अगर ये 5 साल तक भी एक्सटेंड हो जाए तो हो सकती है, तो ये प्रैक्टिकली रीअपॉइंटमेंट भी है। लेकिन अब जबकि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का 1 साल मुकम्मल हो चुका है, 5 साल की मुद्दत मुकम्मल होने के बाद, यानी अब उन्होंने 6 साल मुकम्मल कर लिए हैं, और उसके साथ ही उनके 2 कोलीग्स जो इलेक्शन कमीशन के मेंबर हैं, एक सिंध से हैं और एक बलूचिस्तान से हैं गालिबन, उनकी भी 1 साल
5 साल की मुद्दत के बाद 1 साल की मुद्दत मुकम्मल हो चुकी है। तो ये मौके पे हम ये कहना चाहते हैं कि ये कोई सेहतमंद रिवायत नहीं है। हमारे इलेक्शंस के बारे में, इलेक्शन के नतायज के बारे में पहले ही कोई कंसेंसस नहीं हो पाता, कोई उसके नतायज पे ट्रस्ट नहीं करता। एक बड़ी तादाद ऐसी है जो उसके बारे में ऐसी बातें करती है कि उनका इलेक्शन कमीशन पे लैक ऑफ ट्रस्ट है। मैं ये नहीं कहता कि ये जो एक्सटेंशन हुई है, जो 1 साल उनका बढ़ गया है, इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कोई कसूर है या 2 मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन का कोई कसूर है, क्योंकि उनके कहने पे तो ये नहीं किया गया, ये तो हुकूमत ने किया है और अगर ये हुकूमत चाहेगी तो ये चलता भी रहेगा। लेकिन एक बड़ी वजह जिसकी वजह से नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर नहीं हो सका, 2 मेंबर्स का भी तकर्रुर नहीं हो सका, उसकी वजह ये थी कि पिछले 5 साल से तो लीडर ऑफ द अपोजिशन की पोजीशन खाली थी नेशनल असम्बली के अंदर, और उससे पहले जब ये पोजीशन खाली नहीं थी तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने लीडर ऑफ द अपोजिशन को कहा था कि आइए हम मिलकर कंसल्टेशन करें और कोई नाम हम मुत्तफ़िक होकर कमेटी को फॉरवर्ड कर दें, या अगर मुत्तफ़िक ना हो तो अलग अलग कमेटी को फॉरवर्ड कर दें। लेकिन उमर अयूब साहब ने, जो उस वक्त लीडर ऑफ द अपोजिशन थे, उन्होंने बहुत सख्त जवाब दिया था और कहा था कि हमें कोई कंसल्टेशन की ज़रूरत नहीं है, कैसे वज़ीर आज़म से जिसे हम तस्लीम ही नहीं करते। तो इसलिए पार्लिमानी कमेटी बनाने के लिए उन्होंने स्पीकर साहब को ख़त लिखा नेशनल असम्बली को कि आप एक कमेटी बनाएं ताकि हम सीधे उस कमेटी में जाएं। अब ज़ाहिर है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्कीम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें तो पहले मशवरा करना ज़रूरी है, आपस में कंसल्टेशन करना ज़रूरी है वज़ीर आज़म और नेशनल असम्बली में लीडर ऑफ द अपोजिशन के दरमियान। अगर वो मुत्तफ़िक नहीं होंगे तो फिर अलग अलग नाम भिजवाएंगे पार्लिमानी कमेटी को, मुत्तफ़िक होंगे तो मुत्तफ़िक का नाम भिजवाएंगे। तो इसलिए यह मुमकिन नहीं था कि कंसल्टेशन के बगैर ही आप सीधा पार्लिमानी कमेटी में चले जाते। लेकिन बहरहाल वो एक दौर था, वो गुजर गया है। अब जबकि नए लीडर ऑफ द अपोजिशन का तकर्रर हो गया है, महमूद खान अचकज़ई साहब नए लीडर ऑफ द अपोजिशन है, तो अब ज़ाहिर है कि ये प्रोसेस दोबारा से इनिशिएट करना चाहिए और बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए ये काम होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब को ये काम करना पड़ेगा, वो एक फॉर्मली ख़त लिखें या मुलाकात कर लें। बेहतर होगा कि ख़त लिख लें लीडर ऑफ द अपोजिशन को, उन्होंने कहें कि आप मेरे साथ मुलाकात करें, उनको इनवाइट करें और वो बैठ के 3 नामों पे अगर मुत्तफ़िक हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर मुत्तफ़िक ना हो सके तो फिर उसके बाद अलग अलग प्राइम मिनिस्टर अपने अलग 3 नाम और लीडर ऑफ द अपोजिशन अपने 3 अलग नाम उस पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दें जो इस काम के लिए अपॉइंट की जाएगी बाय द स्पीकर ऑफ द नेशनल असम्बली। वो 12 मेंबर्स की एक कमेटी होगी जिसमें से 1/3 सेनेट के मेंबर होंगे और 2/3 कौमी असम्बली के मेंबर होंगे। लेकिन इसमें जो रिप्रेजेंटेशन होगी अपोजिशन की वो बराबर होगी हुकूमत की रिप्रेजेंटेशन के, यानी आधे लोग उसमें अपोजिशन के होंगे, आधे लोग उस पर हुकूमत के होंगे, और अपोजिशन के जो मेंबर्स होंगे उनकी रिप्रेजेंटेशन अपोजिशन की जितनी भी पार्टियां हैं उनकी तादाद के हिसाब से वो प्रोपोर्शनली इस कमेटी के अंदर मेंबर होंगे। एक अहम बात यह है कि ये कमेटी का जो फैसला होगा कि किसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाना है, किसको मेंबर ऑफ द कमीशन बनाना है, ये 2/3 मेजॉरिटी से होगा, यानी रिप्रेजेंटेशन तो बराबर बराबर है, फैसला 2/3 से होगा। इसका मतलब ये है कि ये इत्तफाक राय होगा अक्रॉस पार्टीज, यानी इसमें सिर्फ अपोजिशन चाहे कि उनकी मर्ज़ी से फैसला हो जाए तो वो भी नहीं हो सकता, और अगर हुकूमत चाहे कि उनकी मर्ज़ी से फैसला हो तो वो भी नहीं हो सकता। तो इनको आपस में किसी ऐसे नाम पे मुत्तफ़िक होना पड़ेगा जिस पे हुकूमत और अपोजिशन दोनों का इत्तफाक राय हो। और बाज़ का ऐसे होता है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन, माजी में ऐसे हुआ है, और प्राइम मिनिस्टर इत्तफाक राय नहीं हो पाता तो फिर अलग अलग नाम भेजते हैं, और वो चूँकि वहाँ पे 2/3 मेजॉरिटी से फैसला होना है तो बहुत देर लगती है कि पार्लिमानी कमेटी के अंदर भी चीज़ें अटकी रहती हैं। तो इसलिए इसका प्रोसेस तो फ़ौरन शुरू होना चाहिए, और अगर लीडर ऑफ द अपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर इत्तफाक कर रहे हैं कुछ नामों पे तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन ना भी हो सके तो कम से कम ये प्रोसेस आगे बढ़ना चाहिए और दोनों के अलग अलग नाम 3 और 3 यानी 6 नाम हर पोजीशन के लिए वो पार्लिमानी कमेटी के सामने आ जाएं, पार्लिमानी कमेटी उनके ऊपर गौर करे। और यहाँ पे अल्फाज हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि उनकी हेयरिंग होनी चाहिए, लेकिन मेरी जो इंटरप्रिटेशन है इसके मुताबिक आज तक इस अमेंडमेंट के बाद से कभी हेयरिंग नहीं हुई। हेयरिंग से मुराद मेरी तो यह है कि पब्लिक हेयरिंग होनी चाहिए, लोगों को एतराज़ है तो आके उस पब्लिक हेयरिंग में पेश करें, लेकिन पब्लिक हेयरिंग कभी नहीं हुई। बहरहाल वो जैसी भी हेयरिंग है वो होनी चाहिए,
पब्लिक हेयरिंग प्रेफरेबली होनी चाहिए और कमेटी उसके बारे में फ़ैसला कर दे, क्योंकि नए इनकम्बेंट को आके अपना पोजीशन को संभालेंगे, लर्न करेंगे और उसके मुताबिक फिर वो आइंदा आने वाले इलेक्शन के लिए तैयार होंगे कि जब भी वो इलेक्शन हो, जल्दी हो तब भी, और अगर लेटेस्ट हो तो 2029 में इलेक्शन होंगे। तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि ये हमारे पार्लिमानी कमेटी भी और लीडर ऑफ द अपोजिशन भी और लीडर ऑफ द हाउस यानी प्राइम मिनिस्टर भी इस बारे में मज़ीद वक्त को ज़ाया नहीं करेंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान के अंदर इलेक्टोरल प्रोसेस पे एतमाद का सवाल है। ये कोई आम अपॉइंटमेंट नहीं है, ये ऐसी अपॉइंटमेंट है जिस पे दोनों के एतमाद की वजह से इलेक्शन के प्रोसेस के ऊपर एतमाद पैदा होगा। और अगर ये नहीं करेंगे इत्तफाक राय से या कमेटी इत्तफाक राय से, तो फिर ये प्रोसेस के ऊपर एतमाद लोगों का, इलेक्शन कमीशन के ऊपर एतमाद वो पैदा नहीं होगा। बहुत शुक्रिया।